हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो डिस्कशन है वो है पॉवर्टी, रीजनल इम्बैलेंस और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। जो तीनों के तीनों जो टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस के हेडिंग नंबर 5 के टॉपिक हैं। और हेडिंग नंबर 4 के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम इसके बाद कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो इसके बाद में थोड़ा बेटर समझ में आएंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी बेसिकली क्या होता है? पॉवर्टी वो सिचुएशन है जब किसी के पास में मूलभूत सुविधाएं नहीं हो पाती अवेलेबल। ठीक है, उसके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि उसकी जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, वो उन चीज़ों को अरेंज कर सके। इस सिचुएशन को बोलते हैं पॉवर्टी, या सिंपल भाषा में बोले तो गरीबी। पॉवर्टी के भी दो टर्म्स होते हैं, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरी होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो कंडीशन है जब किसी व्यक्ति के पास में अपनी ज़िंदगी की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। ठीक है, तो इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वन लैक्स द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग, लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। ये वो सिचुएशन है जब किसी एक व्यक्ति के पास में उसकी ज़िंदगी की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको भी पूरी करने के लिए उसके पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं। रिसोर्सेज मतलब सिंपली भाषा में पैसा नहीं होता है। और सेकंड थिंग इज रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के पास में उसकी मूलभूत सुविधाएं पूरी करने के लिए तो संसाधन होते हैं, लेकिन जब वो अपनी संसाधनों को या फिर अपने पैसों को या अपनी आर्थिक अवस्था को किसी और की आर्थिक अवस्था से कंपेयर करता है, उससे तुलना करता है, तो फिर वो अपने आप को गरीब महसूस करता है। ये होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के पास में इतना संसाधन है, इतने पैसे हैं, उसकी इतनी सैलरी है कि वो अपनी जो मूलभूत सुविधाएं, फूड की, शेल्टर की और क्लोथिंग की, उसको पूरी कर पा रहा है। लेकिन जब वो अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको किसी दूसरे आदमी से कंपेयर करता है, जो कि एक अच्छा घर मेंटेन कर रहा है, एक अच्छी कार मेंटेन कर रहा है, तो फिर वो पहला व्यक्ति जो है वो अपने आप को दूसरे व्यक्ति की तुलना में गरीब पाता है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ये एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, इसके लिए आप दूसरे से कंपेयर करते हो अपने आप को। उदाहरण के तौर पे हम स्पेसिफिक अगर बात करें तो, जैसे कि हमारी, अगर हम मान के चलें कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसकी अगर पर कैपिटा इनकम 100 रुपीज़ है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम होती है कि जब नेशनल इनकम को हम अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो एक व्यक्ति जितना पैसा कमाता है वो हम पता कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। अगर हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम 100 रुपये है और कोई और व्यक्ति 60 रुपये कमा रहा है, ठीक है, अब 60 रुपये के अंदर वो अपनी मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन तब भी वो जो देश की पर कैपिटा इनकम है, जो एक एवरेज पर्सन जो कमा रहा है उससे फिर भी अभी भी कम कमा रहा है। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। और ये काम आती है हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो इनइक्वलिटीज़ हैं, असमानताएं हैं, उनको समझने में ये हमारे काम आती है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज़ अ सिचुएशन वेयर इनकम ऑफ इंडिविजुअल इज सफिशियंट फॉर हर survival but falls short of per capita income of economy. It is important in studying the income inequalities. तो ये जो इनकम के अंदर असमानताएं हैं उनको समझने के काम आती है। सेकंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ग्राफ के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता है कि जो पॉपुलेशन है उसके अंदर वेल्थ और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। ठीक है, कितना परसेंट पॉपुलेशन के पास में कितना परसेंट वेल्थ है। तो ये भी हमारे काम आता है इनइक्वलिटी को समझने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है कि जब हम किसी को डिक्लेयर करते हैं, जब हम डिक्लेयर करते हैं कि कोई व्यक्ति पुअर है या नहीं है, तो किस बेसिस पे करते हैं? तो उसके लिए हम ड्राइव करते हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन हमें बताती है कि अगर कोई व्यक्ति पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति के पास में कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिसोर्सेज से कम रिसोर्सेज हैं तो वो पुअर है, अगर उससे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो वो पुअर नहीं है। तो इट टेल्स अबाउट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीडेड टू फुलफिल द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड। तो बेसिकली पॉवर्टी लाइन क्या बताती है कि एक घर के अंदर जो सभी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है, ये हमें पॉवर्टी लाइन बताती है। और पॉवर्टी लाइन के थ्रू हम पता करते हैं कि कोई व्यक्ति पुअर है या नहीं है। अगर मान के चला हमने कि ऑन एन एवरेज एक फैमिली जो कि 5 मेंबर्स की है, अगर वो मिलके 500 रुपये रोज़ के कमा रहे हैं तो इसका मतलब वो अपनी मूलभूत सुविधाएं पूरी कर पा रहे हैं। तो ये होगी हमारी पॉवर्टी लाइन, 500 रुपये। और अगर कोई फैमिली जो कि 5 मेंबर्स की है वो इससे कम पैसा अगर कमा पा रही है तो वो आएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, यानी कि वो गरीब माने जाएंगे। और कोई अगर फैमिली इस 500 से ज़्यादा कमा रही है तो फिर वो गरीब नहीं माने जाएंगे। तो
तो ये हमें पता चलता है पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट से। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हेड काउंट रेशो। बेसिकली हेड काउंट रेशो का मतलब है कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर बीपीएल हाउस होल्ड कितने हैं, बीपीएल यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग आते हैं वो कितने हैं पूरी पॉपुलेशन के अंदर, ये हमें हेड काउंट रेशो से पता चलता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं पॉवर्टी से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, लॉरेंस कर्व, पॉवर्टी लाइन यानी कि वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड, वो एक मिनिमम लिमिट जिसके नीचे अगर आप बिलोंग करते हो तो आप पुअर हो, और अगर उससे ऊपर आप आते हो तो आप पुअर नहीं हो। हेड काउंट रेशो मतलब कि पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग पुअर हैं, ये हमें जानने को मिलता है हेड काउंट रेशो से। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है, यानी कि ये जो पॉवर्टी लाइन है, ये जो पॉवर्टी लाइन है इसका एस्टिमेशन कौन करता है और किस बेसिस पे करता है, ये हमें जानना है। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन जो इंडिया के अंदर है अभी जो करता है वो है नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। और पहले कौन करता था? पहले करता थी प्लानिंग कमीशन। क्योंकि प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है तो प्लानिंग कमीशन का ये काम भी अब नीति आयोग ही करेगा। और ये जो एस्टिमेशन करता है उसके लिए डेटा कहाँ से लेता है? एनएसएसओ से। एनएसएसओ जो कि जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टेटिस्टिक्स सर्वे ऑफिस, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था जीडीपी कैलकुलेशन के अंदर। अब जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन है इंडिया के अंदर वो काफ़ी पुराने समय से होता रहा है। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल के अंदर इसका एस्टिमेशन पहली बार किया था। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने एक कमेटी बनाई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो उसने भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आधार पे पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन किया था। तो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन होता रहा है लेकिन वो इनफॉर्मल तरीके से हुआ है। फॉर्मल तरीके से सबसे पहले पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन किसी ने किया है तो वो है दांदेकर एंड रथ कमेटी। ये बनी थी 1971 के अंदर। तो ये फर्स्ट सिस्टमेटिक एफर्ट था टू मेजर द पॉवर्टी। इसने किसको अपना बेस बनाया था? इसने बेस बनाया था कैलोरीज को। किसको? कैलोरीज को, ठीक है। तो इसने बेसिकली बताया था कि 2225 कैलोरीज 2225 कैलोरीज को मुहैया कराने में जितना पैसा लगता है, जितना एक्सपेंडिचर होता है, अगर किसी व्यक्ति के पास में उतना पैसा है तो वो पुअर नहीं है, और अगर उसके पास उससे कम पैसा है तो वो पुअर है, ठीक है। और ये बोथ रूरल और अर्बन, यानी कि ये जो कैलोरीज थी 2225 दोनों ही केसेस में सेम थी, अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी। तो कोई व्यक्ति जो जिसके पास इतनी आय है कि वे रोज़ का 2225 कैलोरीज तक का खाना अफोर्ड कर सकता है तो फिर वो पुअर नहीं होगा, दांद्रेकर और रथ कमेटी के हिसाब से, ठीक है। और इसकी एक यूनिक बात क्या थी कि जो 2225 कैलोरीज थी वो अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों के लिए सेम रखा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट कमेटी आई, वो थी अलग कमेटी। अब अलग इसके नाम में ही अलग है। इसने बेसिकली किया क्या था, इसने जो कैलोरीज जो थी जिसको कि दांद्रेकर और रथ कमेटी ने एक माना था 2225 अर्बन और रूरल एरियाज के लिए, अलग कमेटी ने उसको अलग अलग कर दिया दोनों की अलग अलग डिमांड के हिसाब से। तो अलग कमेटी ने कहा कि भाई अर्बन एरियाज के अंदर लोगों को कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू रूरल एरियाज़, क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर फिजिकल काम ज़्यादा होते हैं। तो अर्बन एरियाज़ के अंदर इसने जो नई कैलोरीज़ का पैमाना रखा वो था 2100 कैलोरीज़, और रूरल एरियाज़ के अंदर जो नई कैलोरीज़ का पैमाना रखा वो था 2400 कैलोरीज़। तो अर्बन एरियाज़ के अंदर कोई व्यक्ति अगर 2100 कैलोरीज़ का तक का खाना अरेंज करने में अगर केपेबल है, सक्षम है, तो फिर वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा, और अगर सक्षम नहीं है तो फिर वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा, ठीक है। और रूरल एरियाज़ के अंदर, ग्रामीण एरियाज़ के अंदर अगर कोई व्यक्ति की आय इतनी है कि वो 2400 कैलोरीज का खाना अरेंज कर सकता है तो फिर वो पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं आएगा, और अगर इतनी आय नहीं है तो फिर वो पॉवर्टी की लाइन के अंदर आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी जो थी इसने क्या किया कि कैलोरीज से शिफ्ट करके जो बेस था पॉवर्टी एस्टिमेशन का उसको लेके आए न्यूट्रिशन पे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक वास्ट कंसेप्ट था जिसके अंदर फिर इसने बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया, जैसे कि फ्रूट्स को कंसिडर किया, सीरियल्स को कंसिडर किया यानी कि दालों को कंसिडर किया, मिल्क को कंसिडर किया, ऑयल को कंसिडर किया। तो तेंदुलकर कमेटी ने पॉवर्टी एस्टिमेशन का जो बेस था, जो कि शुरू से क्या चला आ रहा था, कैलोरीज चली आ रही थी, दांद्रेकर और रथ कमेटी अलग कमेटी दोनों ने कैलोरीज को अपना बेस बनाया था, लेकिन तेंदुलकर कमेटी ने किसको बेस बनाया? उसने न्यूट्रिशन को बेस बनाया। उसके बाद में
उसने एक यूनिफॉर्म बास्केट बनाई जो कि ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन बास्केट थी। तो ये जो अर्बन और रूरल डिवाइड था, अलग अलग सेपरेशन था, इसको फिर तेंदुलकर कमेटी ने ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया? इसने सभी स्टेट्स की अलग अलग अर्बन और रूरल जो रिक्वायरमेंट थी उसको कंसिडर किया और उसका एवरेज निकाल के एक ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन बास्केट दी। ठीक है, तो जो सेपरेट अर्बन और रूरल एरियाज़ की जो चीज़ें थी उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद में इसने एक और जो चीज़ करी थी वो करी थी पर्सन एंड डे बेस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये था कि अब तक जो हम कैलोरीज की जो मायना करते थे वो करते थे एक तो हाउस होल्ड लेवल पे, दूसरा मंथली बेसिस पे। यानी कि हम ये बताते थे कि एक घर को एक महीने के अंदर अगर इतनी आमदनी है तो वो पुअर है या नहीं है। लेकिन इसने क्या बोला कि हम घर और मंथ को कंसिडर नहीं करेंगे, हम पर्सन और डे को कंसिडर करेंगे कि एक व्यक्ति की एक दिन के अंदर अगर इतनी आमदनी होती है तो वो पुअर नहीं है। तो ये 3 चेंजेस थे जो इसने किए। एक और चेंज था जो इसने किया कि इसने जो पॉवर्टी लाइन को मानने में, पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने में सिर्फ न्यूट्रिशन पे नहीं रही, इससे सोशल जो चीज़ें थी, जो सोशल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको भी कंसिडर किया। सोशल एक्सपेंडिचर यानी कि एजुकेशन में कितना एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, एक फैमिली एजुकेशन में कितना एक्सपेंडिचर करती है, इस बात को भी इसने तेंदुलकर कमेटी ने टेक किया था। ठीक है, तो तेंदुलकर कमेटी ने बेसिकली क्या किया था कि उसने कैलोरीज बेस से न्यूट्रिशन बेस पे शिफ्ट किया। उसने एक यूनिफॉर्म ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन बास्केट बनाई। उसने डे टू डे और पर्सन टू पर्सन कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया और उसने एजुकेशन को भी कंसिडर किया न्यूट्रिशन के अलावा। ठीक है, तो इस तरीके से एक और जो कमेटी आई थी 2014 के अंदर वो थी रंगनाथन कमेटी। ठीक है, सॉरी 2014 के अंदर। लेकिन उस कमेटी की रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इसलिए हम उसको स्टडी अभी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रीज़न फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया के अंदर पॉवर्टी का क्या रीज़न है? पहला रीज़न है अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर है जो कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को जॉब देता है इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर तकरीबन 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन वो अच्छे से लोगों को जॉब नहीं दे पा रहा है। उसके बाद में लो स्किल लेबर। इंडिया के अंदर जो लेबर है वो उतनी स्किल्ड नहीं है। ठीक है, अब स्किल्ड लेबर नहीं होगी तो वो जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है उनका ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। इस वजह से उसको जो स्किल्ड लेबर नहीं होगी अगर, तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो उनको कम एम्प्लॉयमेंट देंगी। यही रीज़न है कि चाइना वगैरह के अंदर आज फैक्ट्रीज इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर है वो काफ़ी स्किल्ड है और हमारी लेबर स्किल्ड नहीं है। और इस चीज़ को, इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हमारे इंडिया ने क्या किया है, हमारे इंडिया ने निकाला है स्किल इंडिया मिशन, लोगों को स्किल करने के लिए। उसके बाद में एक और रीज़न है पॉवर्टी का, अंडर परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर। जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर हैं जो पहले अच्छा करते आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना बंद कर दिया है। फॉर एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, तो कॉटन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा से इंडिया की पहचान रही है, लेकिन अब कॉटन इंडस्ट्रीज ने जो एम्प्लॉयमेंट देना है वो थोड़ा कम कर दिया है, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ गई है। और उसके बाद में जो न्यू इमर्जिंग सेक्टर हैं जिनके अंदर रोज़गार देने की काफ़ी अधिक क्षमता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो भी इंडिया के अंदर अभी ठीक से काम नहीं कर पा रही है। तो ट्रेडिशनल सेक्टर जो हैं, जो कि बहुत अच्छा रोज़गार देते थे, और नए सेक्टर जो हैं जो कि बहुत अच्छा रोज़गार देने की क्षमता रखते हैं, वो दोनों ही सेक्टर अभी इंडिया के अंदर ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हमारा एक्सपोर्ट ग्रो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पूरा का पूरा जो मार्केट चल रही है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे चल रही है। हम जो चीज़ें बनाते हैं उनमें से अधिकतर चीज़ें खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं और बाहर की दुनिया तक बहुत कम पहुंचा पाते हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट ग्रो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं कर पा रही है और पॉवर्टी हो रही है। एक और पॉवर्टी का रीज़न है डिस्क्रिमिनेशन, कुछ लोगों के साथ में भेदभाव होना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, जैसे कि अक्सर आज भी देखा जाता है कि जो सो कॉल्ड लोअर जाति के जो लोग हैं, जिनको कुछ लोग लोअर जाति के कहते हैं, उन लोगों वो लोग फूड वगैरह का काम नहीं कर पाते ज़्यादा। ठीक है, तो जो लोग लोअर जाति के हैं, जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, वो फूड वगैरह जैसे कि टिफ़िन सेंटर चलाना है, ऐसे काम नहीं कर पाते। जब वो ऐसे काम नहीं कर पाते तो हम बेसिकली कर रहे हैं उनसे, हम उससे उन लोगों से एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को डिनाई कर रहे हैं, हम उनसे एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो लोग क्या होंगे, पुअर होंगे। ठीक है, इसके बाद में एक रीज़न क्या है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर, ये तो सब जानती हैं। तो पॉवर्टी एक रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। और सिर्फ पॉपुलेशन हाई होना रीज़न नहीं है, पॉपुलेशन हाई होने के साथ साथ में वो जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयबल नहीं है।
ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कैसे नहीं है, क्योंकि उसके अंदर स्किल कम है। ठीक है, अगर यही पॉपुलेशन बहुत अच्छी मतलब हाई होती है लेकिन स्किल्ड भी होती, तो यही जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हम लोगों का एडवांटेज भी बन जाती। लेकिन अभी जो डिसएडवांटेज क्यों है, क्योंकि ये स्किल्ड लेबर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सिंपल एक पॉपुलेशन है। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव चलाए पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए? मनरेगा स्कीम है। मनरेगा स्कीम क्या करती है, बेसिकली रूरल एरियाज़ के अंदर 100 दिनों का रोज़गार देती है। ठीक है, रूरल एरियाज़ के अंदर, और जो ड्राई एरियाज़ हैं रूरल एरियाज़ में भी वहाँ पे 150 दिन का रोज़गार देती है। तो ये गारंटेड स्कीम है जो इंसान को गारंटेड रोज़गार देती है, तो इससे डेफिनेटली लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी ठीक होगी ग्रामीण एरिया के अंदर। उसके बाद में लो स्किल लेबर को स्किल लेबर में कन्वर्ट करने के लिए चल रहा है स्किल इंडिया मिशन, पीएम जनधन योजना। जिससे क्या होगा कि लोगों के खाते खुलेंगे बैंक में। लोगों के अगर बैंक में खाते होंगे तो वो बैंक से लोन ले सकेंगे, और लोन लेके फिर वो एक सही तरीके एक अच्छा रोज़गार चालू कर पाएंगे। उसके बाद एक और चीज़ है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के अंदर बेसिकली जो फॉरनर्स फॉरेन कंपनीज हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है, आइए और इंडिया के अंदर अपना उत्पादन कीजिए, ताकि इंडिया के लोगों को उससे फ़ायदा हो। उसके बाद मुद्रा लोन्स जो होती हैं, जो कि उद्यमी लोगों को दिया जाता है लोन, तो ये भी एक तरीका है जो गवर्नमेंट अपना रही है पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए। तो इसके साथ हमारा जो पॉवर्टी वाला टॉपिक है वो एमपीपीएससी पर्पज़ से ख़त्म होता है। एमपीपीएससी पर्पज़ से इतना जानना हमारे लिए काफ़ी है कि हमने पॉवर्टी के डिफरेंट टाइप्स को जाना, हमने उससे रिलेटेड और भी टर्म्स जाने, हमने उसके रीज़न जाने, हमने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जाने। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने पॉवर्टी एस्टिमेशन को भी जाना कि पॉवर्टी एस्टिमेशन किस तरीके से किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है कि जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और काम करने में सक्षम भी है, लेकिन तब भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो इकोनॉमी है उसके अंदर इतना जॉब क्रिएशन की क्षमता नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर दो चीज़ें होना ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति का काम करने की विल होनी चाहिए, और दूसरा वो काम करने के केपेबल होना चाहिए। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो काम करना चाहता भी है और काम करने के केपेबल भी है, तब भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो कंडीशन है अनएम्प्लॉयमेंट की। इसके बाद एक और जो टर्म है रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट से वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर होता क्या है कि किसी व्यक्ति जो काम करना चाहता है और काम कर भी रहा है, लेकिन वो काम इस तरीके से कर रहा है कि वो जो काम है वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम कर रहा है, और उसको जो वेजेस हैं वो उसकी स्किल के हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट कैसी कंडीशन है कि किसी व्यक्ति को कोई काम मिल ही नहीं रहा। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसी कंडीशन है कि काम तो मिला है लेकिन कम टाइम पीरियड के लिए मिला है। ठीक है, किसी व्यक्ति को सिर्फ साल में 6 महीने के लिए काम मिल रहा है। ठीक है, और वो भी उसको उसकी जो स्किल है उसके हिसाब से कम वेजेस मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। उस कंडीशन को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली ये वो कंडीशन है जब कोई व्यक्ति अपने आप को फ्री तरीके से एम्प्लॉयड नहीं कह सकता। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई फॉर फॉर एग्जांपल जैसे कि दिवाली सेल आती है, बहुत से जो ऑनलाइन शॉपिंग है, तो उस समय पे वो लोग क्या करते हैं अपनी लेबर को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और जब वो सब पूरा जो फेज़ चला जाता है तो वो अपनी लेबर को हटा देते हैं। तो वो एक ऐसी कंडीशन है कि जब क्या होता है कि कुछ लोगों को सिर्फ एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए जॉब मिलती है। ठीक है, या फिर उनको जी उनकी जो स्किल है उसके हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलता है, उसके हिसाब से उनको वेजेस नहीं मिलते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। या किसी व्यक्ति को फुल एम्प्लॉयमेंट ना मिले, या फिर उसकी जो स्किल के हिसाब से उसको वेजेस ना मिले। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्गेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हों और काम बहुत कम हो, तो बहुत से लोग उसके अंदर फालतू में लगे रहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है जैसे कि कोई एक काम था जिसको 6 लोग कर सकते हैं, लेकिन आपका ग्रुप है 10 लोगों का। ठीक है, अब 6 लोग उस काम को करते, आपका ग्रुप है 10 लोगों का, आप काम मांगने के लिए गए, उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ये काम 6 लोगों का है। ठीक है, और मेरे पास सिर्फ 6 लोगों के हिसाब से 600 रुपये हैं, और मैं सबको 100 100 रुपये दे दूंगा क्योंकि ये काम 6 लोगों का है, लेकिन आपका ग्रुप है 10 लोगों का। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आप बोलोगे कि सर आप 600 रुपये दीजिए, लेकिन काम हम कितने लोग करेंगे, 10 लोग। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या, इस केस में ये होगा कि जितने लोगों की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो जितना जो वेज मिलना था एक किसी एक व्यक्ति को, जो मेहनताना उसका मिलना था, अब उससे कम मेहनताना मिलेगा। अभी तक ये 600 जो रुपए थे, वो अगर सही तरीके से देखते हैं तो सिर्फ 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए थे, क्योंकि सिर्फ 6 लोगों का काम था। लेकिन अब 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और प्रति व्यक्ति को 60 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 60 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है कि इससे जो
काम है वो लिमिटेड है, लेकिन काम करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। जिससे क्या हो रहा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लास्ट वर्कर की, जो लास्ट वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो लगभग ज़ीरो है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर जो लास्ट वर्कर है उसको हम हटा भी दें तो काम के अंदर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो लोग लगे हुए हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा लगे हुए हैं, और अगर हम कुछ लोगों को हटा भी दें जो ज़रूरत से ज़्यादा लगे हुए हैं तो फिर काम में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इस कंडीशन में होगा क्या कि सभी को जो वेजेस हैं वो कम कम मिलेंगे। उसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली बताता है कि जो काम करने वाली जो लेबर है वो किस किस सेक्टर में किस किस हिसाब से एम्प्लॉयड हुई है। ठीक है, सेक्टर हमारे कितने होते हैं? सेक्टर हमारे तीन हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, अगर हम डेटा वाइज बात करें कि कौन सी सेक्टर के अंदर कितना परसेंट लोग एम्प्लॉयड हुए हैं, अगर डेटा वाइज बात करें तो जो प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर तकरीबन 50% लोग एम्प्लॉयड हैं इंडिया की पॉपुलेशन के। लेकिन प्राइमरी जो सेक्टर है वो जीडीपी का तकरीबन 15% हिस्सा देता है। तो प्राइमरी जो सेक्टर है वो जीडीपी के अंदर 15% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो तकरीबन 50% लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि काम करने वाले काम कम है लेकिन काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पे काम कम है और काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो इस केस में होगा क्या कि जो मेहनताना मिल रहा है, ये जो 15% मेहनताना है जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूट एग्रीकल्चर कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा लोग इसके भागीदार होंगे। और जब ज़्यादा लोग कम पैसों के भागीदार होंगे तो सबके हिस्से में कम कम आएगा। इसी वजह से जो फार्मर हैं वो पुअर होते हैं अक्सर। क्यों? क्योंकि वो जितना कमा रहे हैं, वो जितना लोग मिलके सब कमा रहे हैं वो उससे ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, अब जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है वो लेबर का तकरीबन तकरीबन जो शेयर देता है वो देता है 16%। ठीक है, और जीडीपी के अंदर वो शेयर देता है 21%। ठीक है, अब ये बात समझने वाली है कि लेबर का वो 16% शेयर देता है। इसका मतलब ये है कि जो लेबर है वो जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसके अंदर लेबर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड होनी चाहिए थी, वो उसमें उतनी एम्प्लॉयड नहीं है। वो किस में ज़्यादा एम्प्लॉयड है? वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयड है। और जिसकी तरफ हम दूसरी कंट्रीज़ को अगर देखें तो वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, उसके अंदर लेबर का जो पार्टिसिपेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर ही वो एक सेक्टर है जो कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, जो किसी भी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। ठीक है, और कैसे एम्प्लॉयमेंट दे सकता है? जो कि पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट हो, ना कि डिस्गाइज्ड या अंडर एम्प्लॉयमेंट हो। इसके बाद अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की, तो इसके अंदर तकरीबन 34% जो लेबर है हमारी वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, और जो जीडीपी का इसका शेयर है वो 64% है। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, लेकिन लेबर के अंदर इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, फल ज़्यादा है, उस फल को खाने वाले लोग कम हैं, तो सबको ज़्यादा ज़्यादा फल मिलेगा। तो सिंपल से कहने का मतलब है कि सर्विस सेक्टर के जो लोग होते हैं वो बेटर पे ऑफ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, आईटी फर्म्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो एक फार्मर से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वो जो सेक्टर है वो एक फार्मिंग सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा पैसा बना रहा है। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके कंपेरिजन में बहुत कम लोगों में हो रहा है। तो इसी के उल्टा जो फार्मिंग सेक्टर है वो बहुत कम पैसा बना रहा है, 15% ऑफ जीडीपी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमको समझने में हेल्प करता है कि हमारी जो लेबर है वो किस हिसाब से डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर काम कर रही है और किस हिसाब से वो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, जिससे हमें पता चल पाता है कि लेबर का कौन सा सेक्टर, कौन सा हमारी इकोनॉमी का सेक्टर किस हिसाब से लेबर को एम्प्लॉयड कर पा रहा है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमको बताता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और किसके कंपैरिजन में? पूरी लेबर फोर्स के कंपैरिजन में। दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स वो लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं और काम करने में सक्षम भी हैं। अब काम मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है वो एक अलग बात है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है? इट इज़ रेशो ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सनस टू द टोटल लेबर फोर्स, ना कि टोटल पॉपुलेशन। क्यों? कोई टोटल पॉपुलेशन के तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं या तो वो काम करने में सक्षम नहीं है या वो काम करना चाहते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के हम इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स पॉपुलेशन का वो ग्रुप है जो कि काम करना चाहता भी है, काम करने में सक्षम भी है।
ठीक है। और ऐसे लोगों में से कितने लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड है, जब हम उसका रेशो निकालते हैं वही हमें बताता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है? रीजनल इम्बैलेंस का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे देश के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ रेट है वही रीजनल इम्बैलेंस बताता है। कोई कोई से रीजन ऐसे हैं यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, कोई कोई रीजन ऐसे हैं जहाँ ग्रोथ रेट इतनी अच्छी नहीं है। सो रीजनल इम्बैलेंस हमको बताता है कि कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो ग्रोथ रेट है उसके अंदर कितनी डिस्पैरिटी है, उसके अंदर कितनी असमानताएं हैं। हमारी कंट्री के अंदर कुछ रीजन्स ऐसे हैं जैसे कि तमिलनाडु हुआ, पंजाब हुआ, महाराष्ट्र हुआ, जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाई है, जैसे कि बिहार हुआ, झारखंड हुआ। ठीक है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है, जो असमानता है, उसे ही बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंस। अब इस रीजनल इम्बैलेंस के कारण क्या क्या है? एक कारण ये है इस रीजनल इम्बैलेंस का, वो है हमारी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कैसे कारण है? कि कुछ कुछ जो स्टेट ऐसे हैं वहाँ की टोपोग्राफी इतनी कंड्यूसिव नहीं है, इतनी अनइवन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हिमालयन स्टेट हुए। हिमालयन स्टेट्स जो हैं वहाँ की जो टोपोग्राफी है, वहाँ की जो लैंड है, वो अनइवन है, हिली एरियाज़ हैं। अब हिली एरियाज़ होने से क्या होगा कि वहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाएगा, रोड्स नहीं बन पाएंगी इतनी अच्छे से, ब्रिजेस नहीं बन पाएंगे, कंपनीज कैसे आएंगी, फैक्ट्रीज कैसे लगेंगी। ठीक है, तो ये सब रीज़न है कि उस वो जो पर्टिकुलर एरिया है जो हिमालयन स्टेट्स का, वो इतना डेवलप नहीं हो पाया है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे जो स्टेट्स के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर रिच हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर इतने रिच नहीं हैं। जैसे कि पंजाब एक रीज़न हुआ, वो पानी के अंदर काफ़ी सफिशिएंट है वहाँ पे पानी, जिस वजह से वहाँ पे खेती अच्छे से हो पाती है। लेकिन राजस्थान है, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी सफिशिएंट नहीं है, तो इतनी खेती नहीं हो पाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, या वेस्ट बंगाल हुआ, वहाँ पे माइंस काफ़ी अच्छी हैं, तो माइंस सेक्टर वहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। लेकिन बाकी के जो रीजन्स हैं वहाँ पे इतनी माइंस नहीं है, तो वहाँ पे माइंस सेक्टर इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। एक और रीज़न है जो है रीजनल इम्बैलेंस का, वो है इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़। कुछ रीजन्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हम आज भी इंटरनल सिक्योरिटी को फेस करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आज भी ग्रोथ रेट जो हमारी है वो कम रह गई है। जैसे कि रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर किसको कहते हैं हम? कि हमारे देश के अंदर नक्सलवाद से जो प्रभावित एरिया है, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, बिहार का, महाराष्ट्र का, वो एरिया के अंदर अभी भी ग्रोथ रेट कम है, क्योंकि जो वहाँ पे जो नक्सलवादी समस्याएं हैं वो हमें वहाँ पे डेवलपमेंट करने नहीं देती हैं, उसके अंदर एक रोड़ा बनती हैं। इसी वजह से वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो कम है, और वो बाकी एरिया से अनडेवलप रह चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है वो है ब्रिटिश पॉलिसीज़। ब्रिटिश पॉलिसीज़ कैसे रीज़न है कि अंग्रेज़ों ने जो डेवलपमेंट किया था वो स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर किया था, जहाँ पे उनको लगता था कि उन जहाँ डेवलपमेंट करने से उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, उन्होंने सिर्फ वहीं पे डेवलपमेंट किया। इसका एक अच्छा एग्जांपल है रेलवेज़। अंग्रेज़ों ने जो रेलवे बिछाई थी वो आम नागरिकों के लिए नहीं थी, वो थी सिर्फ जो फैक्ट्रीज़ वगैरह काम कर रही हैं, चीज़ें बना रही हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अंग्रेज़ों ने रेलवे का जो नेटवर्क बिछाया था, वो आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नहीं बिछाया था, बल्कि अपने प्रॉफ़िट मार्जिन को ध्यान में रखते हुए बिछाया था। तो अंग्रेज़ों ने कुछ ख़ास एरिया के अंदर डेवलपमेंट किया, जैसे कि बॉम्बे हुआ, कोलकाता हुआ, और बाकी रीजन्स को ओवरलुक कर दिया, क्योंकि वो इतने उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्योंकि उनका मकसद भारत की जनता में खुशहाली देना नहीं था, उनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था। ठीक है। इसके बाद इसका एक और रीज़न है कि कुछ जो स्टेट्स हैं वो सोशल इंडिकेटर्स के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि बिहार हुआ। अब जिस स्टेट के अंदर हेल्थ लेवल इतना अच्छा नहीं है, एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जहाँ एजुकेशन अच्छा नहीं है वहाँ पे अच्छा व्यापार नहीं चल पाएगा, वहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगी, वहाँ पे अच्छे प्रोफेशनल लोग्स नहीं मिलेंगे, या यहाँ पे हेल्थ अच्छी नहीं है। तो अब हेल्थ, जहाँ की लेबर ही हेल्दी नहीं होगी, तो वहाँ डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? तो कुछ जो स्टेट हैं वो सोशल इंडिकेटर्स के अंदर पीछे रह जाते हैं, जैसे कि बिहार एक रीज़न है, बिहार एक उसका एग्जांपल है। और उन वजहों से वहाँ पे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो रुक जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद कुछ स्टेट के पास में फ़ायदा है एक अच्छी कोस्ट लाइन होने का। कोस्ट लाइन होने का मतलब ये है कि वहाँ पे समुद्र तटीय अच्छा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक्सपोर्ट करने में उनके पास एक एज होता है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल गुजरात। अब गुजरात के पास में मध्य प्रदेश से हमेशा एक एडवांटेज रहेगा कि गुजरात के पास में समुद्री सीमा है। तो गुजरात जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, गुजरात लोग जो गुजरात के अंदर चीज़ें बन रही हैं, वो आसानी से बाहर के देशों में बेच सकते हैं मध्य प्रदेश की तुलना में। तो ये एक रीज़न है रीजनल इम्बैलेंस होने का। इसके बाद एक और रीज़न है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन।
ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हुआ क्या था कि सरकार ने कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर ही ग्रीन रेवोल्यूशन को सीमित रखा था। जिन स्टेट्स के अंदर किसानों के पास में ज़्यादा ज़मीन थी, सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन को वहीं पे ज़्यादा फैलाया। क्यों? क्योंकि वो किसान थे जो महंगी-महंगी चीज़ों को अफ़ोर्ड कर सकते थे, महंगी मशीन्स को अफ़ोर्ड कर सकते थे, महंगे बीजों को अफ़ोर्ड कर सकते थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन उन्हीं स्टेट तक सीमित होकर रह गया और जिन स्टेट में वो सीमित होकर रह गया, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से डेवलप हुआ, जैसे कि पंजाब। और बाकी रीजन जो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे ओवरलुक कर दिए गए थे, वो आज भी ओवरलुक ही हैं। इसके बाद में कुछ जो रीजन्स हैं, वो पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं, जैसे कि कश्मीर रीजन हुआ। अब यहाँ की पॉलिटी स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे व्यापार कैसे ग्रो कर पाएगा? तो ये कुछ रीज़न हैं जो रीजनल इम्बैलेंस को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद में हम इस चीज़ को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं। उसका एक एग्जांपल है आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 275 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो पार्लियामेंट को ये परमिशन देता है कि वो किन्हीं किन्हीं स्टेट्स में स्पेशल ग्रांट दे सकती है। क्या दे सकती है? स्पेशल ग्रांट, यानी कि स्पेशल फंड दे सकती है किन्हीं किन्हीं स्टेट को, जिनको उस फंड की ज़रूरत है। और वो जो ये फंड देती है, वो देती है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पे। उसके बाद में क्या करना चाहिए हमें? रीजनल डिस्पैरिटी को या रीजनल इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, यानी संसाधनों को डेवलप करना चाहिए, रोड्स को डेवलप करना चाहिए, ब्रिजेस को डेवलप करना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमें डेवलप करना चाहिए। रेलवे को डेवलप करना चाहिए अक्रॉस द नेशन, पूरे नेशन के अंदर, ना कि सिर्फ कुछ सीमित क्षेत्रों के अंदर। उसके बाद में जो हमें वॉयलेंस अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे कि रेड कॉरिडोर, वहाँ पे हमें अच्छा डेवलपमेंटल काम करना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को साथ में लेके। इसके बाद में इंडस्ट्रीज शुड बी डेवलप अक्रॉस द नेशन। इंडस्ट्रीज जो हैं वो पूरे नेशन में डेवलप होना चाहिए। इंडस्ट्रीज के साथ में अभी डिलेमा क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर कुछ इंडस्ट्रियल हब हैं, जैसे कि सूरत एक इंडस्ट्रियल हब है, अहमदाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है। तो इसी तरीके से हमारे देश के अंदर कुछ इंडस्ट्रियल हब हैं। इंडस्ट्रियल हब होने का एक घाटा ये होता है कि जो बाकी के एरियाज़ हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप नहीं हो पाती हैं और वो ग्रोथ के अंदर फिर पिछड़े आते हैं। ठीक है? अब जो यूपी है, बिहार है, इन्हीं इन्हीं की लेबर महाराष्ट्र और गुजरात की इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही है, लेकिन इनको अपने घर छोड़ के आके वहाँ पे काम करना पड़ता है। अगर यही इंडस्ट्रीज़ यूपी में होती हैं, बिहार में होती हैं, तो उनको अपना घर छोड़ के नहीं आना पड़ता और यूपी बिहार का भी अच्छा डेवलपमेंट होता। ठीक है? और उससे एक समस्या और सुलझती कि जो गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट हैं, जो आज ओवर पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं, ठीक है, माइग्रेशन का उनको नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे पड़ता जा रहा है, तो वो चीज़ भी हम इससे एड्रेस कर सकते थे। तो इंडस्ट्रीज़ को हमें अक्रॉस द नेशन बढ़ावा देना चाहिए, ना कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर। इसके बाद में जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनको ज़्यादा सक्षम बनाना चाहिए। जो हमारी सोशल सेक्टर स्कीम है, सोशल सेक्टर स्कीम्स क्या होती हैं? आपकी हेल्थ को लेके जो स्कीम्स सरकार चला रही है, आपकी एजुकेशन को लेके जो स्कीम सरकार चला रही है, ऐसी जो स्कीम्स हैं, उसके अंदर हमें लोकल लेवल बॉडीज़ जो हैं, जैसे कि पंचायत हुआ, म्युनिसिपैलिटीज़ हुआ, म्युनिसिपल कमीशन हुआ, उसका इन्वॉल्वमेंट हमें ज़्यादा रखना चाहिए। उसके इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखने से होगा क्या कि अगर सोशल सेक्टर स्कीम्स के अंदर इन सब बॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो इन सब बॉडीज़ के अंदर आम जनता का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है? अगर आम जनता ही अपने लिए जो स्कीम बनाई गई हैं, उनको उनकी उसी की देख-रेख में वो स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो उससे फिर करप्शन के जो चांसेज़ हैं, वो बहुत कम हो जाएँगे। इसके बाद में एक और इसका क्या हो सकता है वे, एक हो सकता है प्रमोट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। इंटरलिंकिंग और रिवर से क्या फ़ायदा होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो वो थी, इम्पेरिटी थी, कहीं पे ज़्यादा रिवर्स थी, कहीं पे फॉर एग्जांपल हमने पंजाब और राजस्थान का एग्जांपल लिया था, तो हम उस चीज़ को इसमें एड्रेस कर सकते हैं रिवर्स को इंटरलिंक करके। ठीक है? कि इससे होगा कि जहाँ पे पानी ज़्यादा है, जहाँ पे बाढ़ें वगैरह आ जाती हैं पानी की वजह से, वहाँ से हम पानी को शिफ्ट करके ऐसे एरियाज़ में ले जाएँगे जहाँ पानी की कमी है। तो दोनों ही एरिया को फ़ायदा होगा। एक एरिया में बाढ़ कम आएगी, दूसरे एरिया का सूखा खत्म हो जाएगा। ठीक है? और जो लास्ट है वो है स्पेसिफिक प्लान्स बनाना। यानी कि हम एक एक यूनिफ़ॉर्म प्लान बना के पूरे देश के ऊपर नहीं थोपना चाहिए, बल्कि जो स्पेसिफिक रीजन्स हैं, जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, हमें वहाँ की समस्याओं के हिसाब से कुछ प्लान्स बना के तैयार करना चाहिए और वहाँ की चीज़ों को उस तरीके से एड्रेस करना चाहिए। तो आज हमने जो 3 टॉपिक पढ़े वो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और रीजनल इम्बैलेंस हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्सिडीज़ वगैरह और नेक्स्ट लेक्चर के साथ-साथ हम अपना जो हेडिंग नंबर 4 है उसको कंप्लीट कर लेंगे और जो हेडिंग नंबर 5 है उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।